नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 70 बीपीएससी जो एग्ज़ाम है वो आपकी डेट निर्धारित हो चुकी है। ठीक है, 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो इसी में सिलसिले में हम देखते हैं बिहार स्पेशल देखने जा रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं जो ये बिहार स्पेशल फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का है। इसके मैंने और भी पार्ट कर रखे हैं, तो आप जाके चाहे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो आज आगे शुरू करते हैं। हम इसके आगे वाला पार्ट करते हैं, इसको हम पूरा कवर करेंगे इसमें बिहार स्पेशल। ठीक है, तो आज हम करेंगे हर एक से शुरू करेंगे और मोर समराज तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी जो इसके पहले के पार्ट हैं ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? बिम्बिसार ने 1544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। बिम्बिसार एक कुशल शासक था जिन्होंने मगध के साम्राज्य का विस्तार किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। ठीक है, तो जो बिम्बिसार की ने 1540 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना की थी और उन्होंने इसको एक कुशल साम्राज्य बनाया। 412 ईस्वी पूर्व शिशुनाग ने हर्यक वंश का अंतिम शासक नंग दशक का अंत किया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके बाद कौन सा आता है? शिशुनाग आता है 412 ईस्वी में लड़ाई करके समाप्त किया हर्यक वंश को। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, लगभग 131 वर्ष तक रहा ये। ठीक है, उसके बाद बिम्बिसार का देखते हैं। स्थापना हर्यक वंश की नींव बिम्बिसार ने रखी थी। ठीक है, हर्यक वंश की नींव किसने रखी थी? बिम्बिसार ने रखी थी। बिम्बिसार ने अपने शासनकाल में कई राज्यों को जीतकर ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को जीता। उसके बाद जो मगध का साम्राज्य का विस्तार भी किया। तो बिम्बिसार ने अपने शासन में कई राज्य को जीता, उसमें से एक सबसे प्रमुख है ब्रह्मदत्त को हराकर उन्होंने अंग को भी जीत लिया था। कूटनीति देखते हैं, उन्होंने कूटनीति का भी उपयोग किया जिसमें कई अन्य राज्यों की मित्रतापूर्ण संबंध भी स्थापित किए। इस नीति के अंतर्गत बिम्बिसार ने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहला, प्रसेनजित की बहन से महाकौशला से विवाह किया। उसके बाद दूसरा, वैशाली के जो चेतक है उसकी पुत्री चेलन्ना से भी किया। उसके बाद जो मद्र देश की राजकुमारी जो क्षेमा थी उनसे भी इन्होंने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म का अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का आदर भी किया, तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म का उन्होंने विस्तार किया बिम्बिसार ने। राजधानी उन्होंने राजगिरी बनाया हुआ था, शायद आप लोगों को पता हो, ना पता हो तो आप लोग देख लीजिए। उत्तराधिकारी, बिम्बिसार के उत्तराधिकारी के रूप में अजातशत्रु ने सत्ता संभाली। बिम्बिसार के बाद जो अजातशत्रु है उसने सत्ता को संभाली और उसके बाद वो आगे इसको ले गया। ठीक है, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगा। अजातशत्रु देखते हैं। अजातशत्रु 443 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। उसके बाद क्या होता है? अजातशत्रु जो है युद्ध करता है, एक सशस्त्र शासक थे, उन्होंने कई युद्ध भी लड़े। उसने वैशाली पर विजय उसने प्राप्त की, उन्होंने विजय प्राप्त की जो कि उस समय का एक शक्तिशाली गणराज्य था वैशाली उस समय के 443 ईसा पूर्व पर। जो प्रथम बौद्ध संस्कृति थी इसी के काल में हुई थी। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संस्कृति का आयोजन किया गया। यह प्रारंभ में जैन का अनुयायी था, मतलब शुरू में जैन का था, उसके बाद ये बौद्ध धर्म का बन जाता है। उसके बाद अजातशत्रु ने उदयन के शासन किया। अजातशत्रु के बाद उदयन ने शासन किया किस पे? इस गद्दी पे। उदयन का देख लेते हैं कुछ योगदान। राजनीतिक स्थानांतरण किया उसने। उदयन ने राजधानी राजगीर से उठाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया, जो आज का पटना कहते हैं, और राजगीर आपका वैशाली में है पड़ता है, और पाटलिपुत्र आपका पटना हो गया। ठीक है, पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है और यह एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। पाटलिपुत्र के बाद मौर्य साम्राज्य राजधानी बनता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रीफ था। ठीक है, इसमें काफ़ी जानकारी है जो कि इस बार पेपर थोड़ा कठिन आने वाला है। 70 जो BPSC है, आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से पता लग गया हो तो आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक इसका डिटेल काफ़ी इतना क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद साम्राज्य का विस्तार होता है। उदयन ने भी अपने पिता की तरह साम्राज्य का विस्तार किया और मगध की शक्ति बढ़ाई। कला संस्कृति देख लेते क्या था। उदयन ने कला और संस्कृति के संक्षेपण में दिया और शासनकाल में कई भव्य मंदिर और बनवाए। ठीक है, भवन और मंदिर बनवाए इसने भी। उसके बाद नागदशक, उदयन के बाद नागदशक है ने शासन किया। यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो आप सब याद रखेंगे जो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। ठीक है, बिम्बिसार के कौशल नरेश द्वारा दहेज में कांजिया, आधुनिक जो काशी है, वो ग्राम प्राप्त हुआ था। ये इसको प्राप्त हुआ था दहेज में, बिम्बिसार को मिला था। जो एक काजिया है आधुनिक काशी, वो प्राप्त हुआ था दहेज में। देख रहे हैं यहाँ तो पूरा राज्य मिल जा रहा है दहेज में और आप लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो पढ़ाई कीजिए, हासिल कीजिए शक्ति, उसके बाद आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बिना दहेज के भी मिल जाएगा, आप खुद कर सकते हैं चीज़ें। बिम्बिसार हर्यक वंश की स्थापना के बाद इसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र इसे कुणिक के नाम से भी जानता था। किसे जानता था? कुणिक के नाम से भी जानता था। हर्यक वंश का जो पितृ हंसा वंश भी कहा जाता है। ठीक है, नंदवंश देख लेते हैं। स्थापना नंदवंश की कब होती है? महापद्मा नंद ने की थी, 4वीं शताब्दी में की थी।
राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी, आज का जो पटना है। और शासन क्या गया, नंदवंश के शासक मगध और साम्राज्य की शक्तिशाली बनाने में सफल रहे। ठीक है। सैन्य शक्ति इन्होंने जो एक विशाल सेना थी, जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। कृषि और व्यापार में किसी शासकों का व्यापार बढ़ाया दिया गया था। सिकंदर महान ने नंद साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन वह भारत में आगे नहीं बढ़ पाया। पतन हुआ इसका कैसे, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसका पतन किया गया और अंतिम शासक घनानंद कहा नंदवंश का। ठीक है। तो कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है। महापद्मा ने कलिंग विजिट किया और वहाँ से जिन की मूर्ति जो कि महावीर है उसको उठा के ला के आया था। ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मौर्य साम्राज्य स्थापना और उदय। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो प्लीज़ इसको आप प्लीज़ ध्यान से देखेंगे, बहुत ही केयरफुल देखेंगे। मैं भी अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज़ आप नोट्स भी करते चलेंगे। ठीक है, नोट भी करते चलेंगे। ओके। स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया जाता है। ठीक है। घनानंद को प्राप्त करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। चाणक्य ने इसमें बहुत सारा योगदान दिया था, राजनीतिक सलाहकार भी थे और मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चाणक्य ने। साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अभियानों में माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अफगानिस्तान, बंगाल तक फैला हुआ था काफ़ी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल देखते हैं। चंद्रगुप्त ने 345 ईसा पूर्व में या मौर्य वंश का संस्थापक था। इनके जो गुरु कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो विष्णुगुप्त और कौटिल्य है ये एक ही हैं। ठीक है, ना कि दो हैं। ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र का संबंध इनमें राजनीति से है। ठीक है। आप ये ना सोचें जो अर्थशास्त्र का लेखन है ये इकोनॉमिक्स से जोड़ा जाता है, बट यहाँ पर अर्थशास्त्र का इसमें पॉलिटिकल साइंस से है। ठीक है, पॉलिटिकल से है। ठीक है, राजनीतिक संबंध से है। सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका संघर्ष होता है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और सिंधु नदी के दोनों साम्राज्यों की सीमा बना दी। काबुल, कंधार, मकरन और हेरात चंद्रगुप्त ने दान में दिया था। अपनी पुत्री कोनेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कराया गया था। ठीक है। तो ध्यान रखें, सेल्यूकस की जो पुत्री थी उन्होंने चंद्रगुप्त विवाह कराया था, उसका नाम कैलेंडर था। उसके बाद जैन धर्म आता है। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अपना लिया और जो श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ तपस्या करके सलेखना प्रति द्वारा अपना जीवन समाप्त कर लिया। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जैन धर्म का अंतिम समय में अनुयायी बन गए, धर्म का पालन किया और जो श्रवण बेला है जो कि आज के कर्नाटक में है वहाँ इन्होंने तपस्या करके संलेखना प्रति से अपना उपवास किया और अपना जीवन समाप्त कर दिया उसके बाद। ठीक है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की काल था। चंद्रगुप्त की उपलब्धियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला एकीकृत साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है। उन्होंने पहला ऐसा भारत में था जो कि उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था। एक सेकेंड। ठीक है। हाँ, उसके बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी। चाणक्य और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तृत वर्णन मिलता है, जो चाणक्य की बुक है उसमें मिलता है। ठीक है। उसके बाद जो मिगनस थी, सेल्यूकस के निकेटर दूत इसके दरबार में आया था। सैन्य शक्ति, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना निर्माण किया जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना थी। अर्थव्यवस्था, चंद्रगुप्त के शासनकाल में कृषि, व्यापार और उद्योग का विकसित काफ़ी हुआ था। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया। जैन धर्म का देख लेते हैं कुछ। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है। श्रवण बेलगोला, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में उपवास किए थे जो आज कर्नाटक में स्थित है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। कुछ किंवदंतियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपना जीवन समाप्त कर लिया था, मतलब ये कुछ कहानियाँ हैं, कोई इसका प्रूफ नहीं मिला है। उसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार का देखते हैं। जन्म और राजस्व के वजह जब बिंदुसार का जन्म होता है 320 ईसा पूर्व में। ठीक है। उसके बाद उसने 298 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठता है। कौन बैठता है? बिंदुसार बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठता है। उसके बाद यह शासनकाल लगभग 25 वर्ष तक चलता है। ठीक है। यह आजीविक संप्रदाय के थे। आजीविक संप्रदाय के संप्रदाय मक्खनी पुत्र गोशाल थे। कौन थे? मक्खनी पुत्र गोशाल थे। साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है? बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और जो शांति नीति है, बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त की तरह विस्तारवादी नीति अपनाते थे। वे शांतिपूर्ण नीति अपनाना पसंद करते थे। ठीक है, तो मतलब अपने पिता पे गए थे, ये सब शांति चाहते थे, विस्तारवादी नीति थी लेकिन शांतिपूर्ण अपनाना करते थे। विदेशी राजदूतों का संबंध, विदेशी जो दरबार में कई विदेशी राजदूत आए थे। सेल्यूकस निकेटर पुत्र एंटीओकस ने भी मेगस्थनीज के बिंदुसार दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? बिंदुसार का जो उपनाम है अमित्रघात है। वायु पुराण में इसे भद्रसार भी बुलाया गया है। ठीक है, तो जो बिंदुसार है इसके दो नाम है, ध्यान रखेंगे। अमित्रघात है, उसके बाद जो वायु पुराण है
उसमें इसको भद्रसार भी कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। संबंध को देख लेते हैं कैसे थे सीरिया और जो बिंदुसार के समय में क्या संबंध थे, कैसे थे। राजदूतों का आदान प्रदान होता था उसमें। बिंदुसार के दरबार में सीरिया एंटियो प्रथम ने डायनोकस राजदूत भेजा था। इसी तरह साम्राज्य में टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा गया था। संबंध अच्छे थे, व्यापारिक संबंध सही थे, और जो पॉलिटिकल संबंध थे वो भी अच्छे थे। इन दूतों के आदान प्रदान देशों, दोनों देश के भी व्यापारिक संबंध सुदृढ़ हुए। और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या हुआ, इन दूतों के माध्यम से भारत और पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक आदान प्रदान काफ़ी अच्छा हुआ। दार्शनिकों का भी आदान प्रदान हुआ। बिंदुसार ने सीरिया के शासक दार्शनिक भेजे, अनुरोध किया, हालांकि अनुरोध पूरा नहीं हो चुका। बिंदुसार के समय जो मंत्री परिषद को प्रधान को क्या कहते थे, तो सल्लाटक कहते थे। क्या कहते थे? सल्लाटक कहते थे। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, उसके बाद अशोक आता है। अशोक के जीवन काल को देखते हैं। अशोक का जन्म होता है, राजश्रेय होता है, कब होता है? 340 ईसा पूर्व में। और यह बिंदुसार का पुत्र था। कौन था ये? बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र था ये। उसने 264 ईसा पूर्व में सिंहासन संभाला और इस वक्त उसकी अवंती से राज्यपाल था, जो कि इसकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। जो अशोक है उसकी माता का नाम शुभांगी था। कलिंग का युद्ध इसी काल में लड़ते हैं। जो अशोक के शासन काल में कलिंग का युद्ध होता है वो 8 वर्षों बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। इसके बाद नरसंहार अशोक ने बहुत ही दुखी हुआ और हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद बौद्ध धर्म का पालन किया। इसका वर्णन 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसने देखा वो बहुत ही प्रभावित हो गया और विचलित हो गया, इसलिए उसने शांति का वर्ण अपनाया और उसने बौद्ध धर्म को पालन किया। और इसका जो वर्ण कहाँ मिलता है, तो ये 13वें शिलालेख है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो उसका पूरा चीज़ बदल गया था और एक शांति प्रिय राजा के रूप में उभरने लगा और उसने इसका बहुत विस्तार भी किया। आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। उसने धम्म नामक जो नई नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य सभी जीवों के कल्याण के लिए करना था। ठीक है, क्या करना? सभी जीवों के कल्याण के लिए करना था। शिलालेख, अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख बनवाए। इसमें से धम्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये शिलालेख आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे होता है? अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अनुयायी भेजे। साथ ही श्रीलंका, सीरिया और आदि देशों में भी बौद्ध का प्रचार इसने किया। ठीक है, उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। उसके बाद अशोक के कुछ योगदान देख लेते हैं क्या क्या था। धर्म प्रचार का प्रसार, अशोक के प्रयासों ने बौद्ध धर्म में बाहर से कई देश में फैल गया। शांति और अहिंसा का प्रचार होता है। अशोक ने शांति अहिंसा का प्रचार किया। उसके बाद जो सामाजिक कार्य है, अशोक ने जो समाज में कार्यों को बढ़ावा दिया, अस्पतालों, धर्मशालाओं, कुओं का निर्माण करवाया। जैसे चिकित्सा का वर्णन उसके दूसरे शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, कहाँ मिलता है? दूसरे जो सेकंड शिलालेख है वहाँ से प्राप्त होता है। लोक कल्याण का कार्य, अशोक ने अपने राज्य लोक कल्याण के कई कार्य किए। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, आम लोगों के लिए हित के लिए कानून बनाए। जैसे कि तीसरे शिलालेख में अधिकारियों का आदेश है कि हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाना होता है। ठीक है, अशोक के अभिलेख में कुछ और देखते हैं। मास्की, गुर्जरा, उदय गोलम तथा नेतूर में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। कर्नाटक के कंगनहाली से प्राप्त अशोक के शिलालेख राणले अशोक मिलता है। कहाँ से मिलता है? कर्नाटक में जो कंगनहाली वहाँ से मिलता है। पुराणों में अशोक वर्धन भी कहा गया है। जो अशोक है उसको अशोक वर्धन भी कहा गया है पुराणों में। अहरार अभिलेख में क्या कहा गया है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसमें कहाँ से प्राप्त होता है इसका वो? तो अहरार अभिलेख में। कहाँ? अहरार अभिलेख में प्राप्त होता है। ठीक है, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी और मनसेहरा से प्राप्त होता है। शेष भारत में ब्रह्म लिपि का अभिलेख मिलता है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक ने शिलालेख की खोज पट्रेडी फेंथेलर 1750 में करता है। इसकी जो संख्या 14 है। कितनी है? 14 है। बाकी इससे पहले जेम्स विल्सन ने 1837 में पढ़ा था इसे। अशोक स्तंभ में लेखों की संख्या 7 है। यह केवल ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। कौशाम्बी में एक अभिलेख है, उसके रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं। अशोक का जो सर ए कुना है अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अशोक का परिवार देख लेते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, भले ही क्वेश्चन आते हों लेकिन थोड़ा बहुत कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है, जानना जरूरी है। माता पिता कौन थे? बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे ये। माता कौन थी? अशोक की माता का नाम शुभांगी था और या धर्मा देवी का बताया गया है। भाई बहन सुशील और तिष्य थे। ठीक है,
बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? अशोक। अशोक का बड़ा भाई था, ठीक है। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र अशोक का बड़ा भाई था। अशोक का छोटा भाई जो महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में जाना जाता था। पत्नियां देखते हैं। देवी अशोक की पहली पत्नी थी, विदिशा की राजकुमारी थी, ठीक है। करुआ की अशोक की दूसरी पत्नी थी, जिनका नाम अशोक के शिलालेखों में मिलता है। उसके बाद जो असंधिमित्रा जो है वो अशोक की मुख्य रानी में से पाटलिपुत्र की महारानी थी, ठीक है। शायद आप लोगों को ना पता हो, इनके 3 रानियाँ थी, ठीक है। तो 3 पत्नियों का नाम हम दे रखे हैं। अब ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे, देवी, करुणाबाकी, असंधिमित्रा, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। संतान के बारे में देख लेते हैं। महेंद्र देवी के पुत्र थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किया, ठीक है। ये देवी, इनके पुत्र ये थे। एक सेकेंड, ठीक है। तो देवी के पुत्र ये थे। देवी की पुत्री थी, ये भी देवी की पुत्री थी, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किया। उसके बाद चरुमती अशोक की पुत्री थी, जो कि नेपाल बौद्ध धर्म में प्रचार किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा ये खत्म होता है थोड़ा, इसकी कुछ और चीज़ें बची हुई हैं, उसे हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं और ये अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप चाहें तो देख सकते हैं मनचेरा, सहबाजगढ़ी, तक्षशिला, कंधार, मिनरान, चौपारा, मास्की, कलिंग, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और आपकी PDF चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से मिल जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर बिल्कुल कीजिएगा, उसको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।